साथियों, ये हिंदी कितनी खूबसूरत क्लास है। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैंने हिंदी में कुछ ना कुछ अच्छा सीख लिया है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे लेखपाली का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। 100 प्रश्न लिए हैं, हर टॉपिक से मैंने 10-10 प्रश्न बनाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न को सुनना और इसकी व्याख्या को भी नोट करते रहना, क्योंकि तमाम स्पेशल पॉइंट आएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे भैया। ठीक, बकवास करने से क्या फ़ायदा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दें। सीधा अपने सवालों को हल करेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए आप लोग। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा वर्ण जो है या अक्षर जो है वो दंतोष्ठ व्यंजन है, बताइए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा अक्षर जो है वो दंतोष्ठ है, मैं बताऊं। पहले बताइए दंतोष्ठ किसे कहते हैं। जिस अक्षर को या व्यंजन को बोलने में दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता हो उसे बोलते हैं दंतोष्ठ। जब गले का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं कंठस्थ व्यंजन। जब तालु का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं तालव्य व्यंजन। तो दंतोष्ठ किसमें होगा, यह है वाह। जब इसको आप बोलेंगे वाह तो दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग हो रहा है वाह, तो इस वजह से कौन सा दंतोष्ठ व्यंजन हो गया, वाह। ठीक, समझ में आया। यदि आप फा बोलेंगे, फा बोलिए फा। फा बोलते हैं, किसका प्रयोग हो रहा है, ओठ का प्रयोग हो रहा है, केवल ओठ का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए फा जो है वो ओष्ठ व्यंजन हो गया, ओष्ठ। माँ जब बोलेंगे माँ, दोनों ओठ जो है चिपक जाते हैं, ये भी ओष्ठ व्यंजन हो गया, ओष्ठ व्यंजन। जब बा बोलेंगे बा, ये भी ओष्ठ व्यंजन हो गया, ओष्ठ व्यंजन। लेकिन जब वाह बोलेंगे वाह तो दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है। ये बात सबके समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। ये वाह आता कहाँ पर, इसकी भी स्थिति समझ लें। आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उनको बोलते हैं जिनको बोलने में वायु अंदर की ओर आए। अंतस्थ व्यंजन वायु अंदर की ओर आए, ना कि बाहर की ओर जाए। जैसे या, रा, ला, वा। इनको बोलिए जरा आप, या, रा, ला, वा। वायु कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। ठीक, इसमें या और वा जो होते हैं इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर इस वजह से बोलते हैं कि इनका उच्चारण आधे स्वरों की तरीके से होता है। जिस प्रकार से स्वर का उच्चारण होता है उसी का 50% तरीका इसमें अपनाया जाता है। अर्ध स्वर 100% तरीका अपना देंगे तो ये स्वर ही नहीं हो जाएंगे, ये अर्ध स्वर है। जैसे स्वर बोले जाते हैं आ ई उ, उसी प्रकार से या वा। ठीक बाबूजी। ये जो रा होता है, रा, इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। नोट करते जाओ, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। एक लाइन महत्वपूर्ण है, लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं। ये जो ला है, ला लट्टू वाला, इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, क्योंकि जब इसको ला को बोलते हैं ला तो जीभ जो है पीछे की ओर जाती है, ला पीछे वाले हिस्से को टच करती है, ला। ठीक, तो यारा लावा ये तो हो गए अंतस्थ। इसमें या और वाह हो गए आपके अर्ध स्वर, रा हो गया आपका लुंठित या प्रकंपित, ला हो गया आपका पार्श्विक, वाह हो गया आपका दंतोष्ठ। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न संख्या 2 पे आई जाओ। ठीक, एक एक प्रश्न को सुनियो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अघोष वर्णों के बारे में सत्य है। अघोष वर्ण, घोषत्व के आधार पर यदि देखा जाए तो पहले ही समझिए घोष क्या होता है। घोष माने होता है कंपन होना। जब किसी वर्ण को बोलने में गले में कंपन हो, कंपन मतलब नाद हो, तो समझो वो घोष व्यंजन है। वर्णमाला वाला वीडियो देख लेना। और जिसको बोलने में कंपन ना हो समझो वो अघोष है। आ माने नहीं, घोष माने कंपन। वर्णमाला में आपको मालूम होगा 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, इसी प्रकार से।
तो इसमें क्या होता है बाबूजी, पहला प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है उसको अघोष कहते हैं। अघोष का मतलब हुआ इनको बोलने में स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता, नाद नहीं होती है। ठीक, कंपन कहें नाद कहें। और जो तीसरा चौथा पांचवा होता है, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, उसको बोलते हैं घोष। घोष का मतलब है कंपन होना। अब समझ गए आप सभी लोग, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर कहलाता है अघोष। आ माने नहीं, घोष माने कंपन। और घोष का मतलब होता है तीसरा चौथा पांचवा घोष, यानी ऊपर वाला याद कर लीजिए, बचा हुआ नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए कौन सा कथन सत्य है? इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। मैंने अभी बना किया है कि अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, क्योंकि पहले ही बोल रहा है आ माने नहीं, घोष माने कंपन, तो पहला कथन गलत है। तीसरा कथन पढ़िए, सभी स्वर अघोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ये भी कथन गलत है। जितने भी स्वर होते हैं वो घोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, घोष ध्वनियों के अंतर्गत। यहाँ पर अघोष नहीं घोष होना चाहिए, इस लाइन को नोट कर लेना। जितने भी स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं? 11। जो 11 स्वर होते हैं वो किन ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं? घोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अघोष कहलाता है, ये भी गलत है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा घोष कहलाता है, घोष, ये भी गलत हो गया। ठीक भाई। बी पढ़िए, इनके उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है, नाद का नहीं। यानी जो अघोष वर्ण होते हैं इनको बोलने में केवल वायु का उपयोग होगा, श्वास का उपयोग होगा, नाद का नहीं उपयोग होगा, यानी कंपन नहीं होता है। बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लो भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 3 पर। कहाँ मच्छर बैठा हुआ है? अच्छा ये है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। जो छा क्षत्रिय है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के योग से हुआ है? पहले एक चीज समझिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजन जो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से मिलकर बना हो, अलग अलग हों दोनों व्यंजन, उनके योग से मिलकर बना हो, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन माने गए हैं? 4। मूल रूप से 4 ही माने गए। एक छा क्षत्रिय, ये आधा का और सा से मिलकर बना है, आज भी छा से क्षत्रिय है। ठीक। त्रा, आधा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा नहीं होता है, ज्या होता है, ज्या। आधा जा, जा और वहां से मिलकर बना हुआ है। ये देखने में आपको अकेले लग रहे हैं, लेकिन ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं। आ जाइए श्रीमान वाला सरा, तालब शाह और रा से मिलकर बना हुआ है। शाह सीटी नहीं होता है, तालब शाह होता है, क्योंकि इसको बोलने में जीभ तालु को स्पर्श करती है। तालब शाह, शाह पवन करे शोर वाला। ए तालब शाह है, ए मूर्धन्य शाह है, और ये सा सरौता वाला जो होता है इसको बोलते हैं दंती सा, क्योंकि इसको बोलने में जीभ दांतों को टच करती है। दंती सा, दंती सा। क्लियर है बाबूजी? तो एक कौन सा आंसर सही होगा? छा आधा का और सा से मिलकर बना हुआ है। एक बात और समझ लो, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो छा क्षत्रिय होता है वो किस वर्ग में आता है? तो का वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है, कई बार आया हुआ है। प्रयत्न के आधार पर रा किस प्रकार की ध्वनि है? बताइए, प्रयत्न के आधार पर रा किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त है कि पार्श्विक है कि अर्धस्वर है कि प्रकंपित है? गलत भाई। प्रकंपित है, लुंठित है, प्रकंपित है या लुंठित है? रा जो है वो प्रकंपित या लुंठित है। ठीक। या और वाह आपके अर्धस्वर होते हैं, खूब रट लो। पार्श्विक क्या है? ला है, ला। और द्विगुण व्यंजन होते हैं केवल 2, जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त कहें या द्विगुण कहें, इसका नाम है द्विगुण, क्योंकि ऐसे 2 व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में, इसमें 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। बिंदी लगा दो तो कोई और उच्चारण,
और बिंदी हटा दिया तो कोई और उच्चारण होता है। जैसे मैं ये लिखूं ला, इसको पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। ये लड़ाई लिखा है, लड़ाई, डा डलिया, डा डा डा। अब बाबूजी नीचे बिंदी रख दी, अब लड़ाई, पहले डा था अब अड़ा हो गया। लड़ाई, पहले लड़ाई था, डा डा डा, और बिंदी लगा दी तो लड़ाई। तो इस व्यंजन में कितने गुण हैं? 2। ठीक, एक और ऐसा व्यंजन है ढक्कन वाला, ढा से ढक्कन, ढक्कन आदमी बहुत है पढ़ाई। अब लिखा है पढ़ाई और बिंदी लगा दी तो पढ़ाई। तो ये दोनों व्यंजन कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। इन्हीं को हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। समझ में आया? तो यहां पर पूछा गया रा किस प्रकार की ध्वनि है? प्रकंपित या लुंठित है, अर्धस्वर या और वाह है, पार्श्विक ला है, और या उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ये दोनों हैं। ठीक, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है बताइए? अभी मैंने बताया है पार्श्विक कौन सी है, बिल्कुल सही बता रहे हो। रा तो हो गया प्रकंपित, ठीक, प्रकंपित हो गया या लुंठित हो गया। ला है पार्श्विक, चा का जब उच्चारण करते हैं इसका आंसर ला होगा, ला है पार्श्विक। जब चा का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है तालु में चिपक जाती है, तालु में चा चा, तो ये तालव्य व्यंजन है। चा कैसा व्यंजन है? तालव्य है। और आगे आइए, या कैसा व्यंजन है? अंतस्थ है, या रा लावा, या रा लावा। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के बारे में कौन सा कथन असंगत है, यानी कौन सा कथन गलत है? चलिए आइए, सबसे पहले हम अल्प प्राण और महाप्राण को समझें। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? रात के 12 बजे क्लास ले रहे, समझो। महाप्राण इतने बजे समय मिल पात, क्या करें। प्रत्येक वर्ग का प्राण माने होता है यहाँ पर वायु, वो प्राण नहीं जो फेफड़ों में फंसे हुए हैं, ये तो प्राण कबू चले गए हैं। महाप्राण का मतलब होता है कि वायु के आधार पर जिन व्यंजनों को बोलने में ज्यादा वायु निकलती है उसको महाप्राण बोलते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने पर कम वायु निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो ठीक, तो गांव में 2-4 ही आदमी ऐसे होते हैं जिनमें महाप्राण होता है, ज्यादा प्राण होता है। और बचा हुआ कौन कौन से अक्षर हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा महाप्राण कहलाता है, सॉरी अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक गांव में 2-4 ही आदमी ऐसे होते हैं जिनमें महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण हो गया। अब इसके अलावा बचा कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण हो गया। ठीक, अब जरा कंपेयर करो। का जो है अपने वर्ग का पहला अक्षर है, बोलो है कि नहीं? ठीक, ये तो अल्प प्राण होगा, यानी ये कथन सत्य है। घाक पे आइए, घा, का कबूतर, कबूतरू बहुत हैं, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी। एक किस नंबर पर आ रहा है? चौथे नंबर पर आ रहा है। ये महाप्राण है, चौथा अक्षर महाप्राण है, सही है। आ जाइए, चा, चा चम्मच पहले अक्षर पर आ रहा है, चा पहले नंबर पर आ रहा है, और पहला अक्षर क्या कहलाता है? अल्प प्राण, जबकि इन्होंने दिया है महाप्राण। यही आंसर गलत है। झा भी महाप्राण है, ये आंसर सही है, तो चा गलत हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन सा है? अयोग वाह बताइए, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हो। अंग और आहा ये दोनों अयोग वाह कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। इनको बोलने के लिए हमें किसी ना किसी अक्षर की यानी व्यंजन की आवश्यकता होती है। ठीक, अकेले अंग का उच्चारण नहीं कर सकते, अकेले आहा का उच्चारण नहीं कर सकते हो। अंग आहा अयोग वहा होता है। ठीक, जो अंग होता है, जो अंग की बिंदी होती है, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। समझ लो खूब, अनुस्वार किसे कहते हैं? जिसको बोलने में केवल नाक का प्रयोग हो उसे अनुस्वार कहते हैं, केवल नाक का प्रयोग हो। अंग। आहा जो होता है, आहा टमाटर बड़े मजेदार वाला, इसको बोलते हैं विसर्ग। और जो चंद्र बिंदी होती है इसको बोलते हैं अनुनासिक, क्योंकि इसको बोलने में नाक और प्लस मुंह दोनों की आवश्यकता होती है।
चंद्रबिंदी जो होती है वो अनुनासिक कहलाती है। नाक और मुंह दोनों को बोलने में इसकी आवश्यकता होती है। इनको अयोग्य इस वजह से बोलते हैं अंगा को, ना तो ये स्वर है पूर्ण रूप से और ना ही ये व्यंजन है, बीच के हैं। समझ लो अब। ठीक। ज्ञा, बाबा रामदेव को आपने बोलता देखा होगा कि हमारे बीच में ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी। इस ज्ञा जो है आधा जा और वहां से मिलकर बना हुआ है। ये मैंने बताया था अभी, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ठीक। ठीक, बताइए निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन बताना है। स्पर्श संघर्षी, सा एक कौन सा सा हो गया? तलब्य सा, तालब्य सा बोला जाता है। ए मूर्धन्य सा, ए दंती सा, और ये वाला जो हा होता है इसको बोलते हैं स्वर यंत्रीय व्यंजन या काकल्य व्यंजन। याद रखना, काकल्य व्यंजन। ये जो चार आप देख रहे हैं, सा, शा, सा और हा, जो हा होता है वो स्वर यंत्रीय काकल्य व्यंजन कहलाता है। ये ऊष्मीय व्यंजन है क्योंकि उनको बोलने में ऊष्मा जैसी निकलती है। शा, सा, शा, हा ऊष्मा जैसी निकलती है, तो बाबूजी ऊष्मीय है, ऊष्मीय, संघर्षी नहीं है। यारा लावा की बात करें बाबूजी तो ये आपके अंतस्थ हैं, अंतस्थ हैं। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, जो चा है, जो छा है, जो जा है, जो झा है। तो इनको बोलने में यानी चा वर्ग के जो प्रथम चार अक्षर हैं इनका उच्चारण जो होता है, पहले इसमें क्या होता है? स्पर्श होता है, फिर हवा संघर्ष करती है, यही स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नहीं समझे? स्पर्श संघर्षी का मतलब है कि पहले स्पर्श होता है, फिर हवा संघर्ष करती है। चा, पहले स्पर्श होगी जीभ, फिर हवा करेगी संघर्ष। बोल के देख लो, चा, छा, जा, छा, पहले स्पर्श फिर हवा, पहले स्पर्श फिर हवा यानी संघर्ष होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक, काखा गागा नहीं होंगे, ये तो सीधा कंठ से निकल रहा है ना। स्वरों के वर्गीकरण में विव्रत स्वर का उदाहरण कौन सा है? देखो, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर होते हैं चार प्रकार के। मुख द्वार, किसी में मुंह जो है कम खुलता है, किसी में मुंह जो है पूरा डब्बा ऐसा खुल जाता है। चार प्रकार के, एक विव्रत, एक अर्ध विव्रत, एक सम्रत, कि एक अर्ध सम्रत। तो आप बताइए इन चार में से ऐसा कौन सा एक स्वर है जिसको बोलने में आपका मुंह जो है पूरा डिब्बा ऐसा खुल जाएगा? बड़ा आ, दीर्घ आ, ये वाला आ, ये कौन सा हो गया? विव्रत हो गया। विव्रत केवल एक ही है, विव्रत केवल एक ही स्वर है। ठीक, वो है बड़ा आ। जी, अब हम बात करें सम्रत। सम्रत वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में मुख खुले ही ना, जैसे ना डंडा पड़े पिछवाड़े में तो एकदम ई निकल आता है। तो ई उ उ, इसमें क्या होता है कि मुंह खुलता ही नहीं है। ई उ उ, मुंह एकदम बंद रहता है, जैसे लगता किसी ने पीछे से करंट लगा दिया हो। ये है सम्रत। सम्रत मुख द्वार बंद रहता है और इसमें मुख द्वार पूरा डिब्बा ऐसा खुल जाता है ऐसे करके। ठीक, अब आइए वाक्य रचना के 10 सवाल बताइए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। पहले बताओ रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं बोलिए? 3 प्रकार के। यार कितनी बार बताएं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य उसको बोलते हैं जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, वो सरल वाक्य है। जिसमें और या, सरल वाक्य तो समझ गए, एक कर्ता एक क्रिया, राम घर जाता है, एक कर्ता है एक क्रिया है। तुम खाना खाते हो, एक कर्ता एक क्रिया, वो तो सरल है। परीक्षा में सरल नहीं पूछा जाता है वैसे भी कुछ। मिश्र और संयुक्त की मैं पहचान बता दूं, कई बार मैं बता चुका हूं, फिर आज समझ लो। संयुक्त वाक्य की पहचान ये है, यदि दो वाक्यों के बीच में
क्योंकि आप उस समय पहचान ही याद रहे, नियम तो याद रहे हैं नहीं। जब पेपर आज सामने एकदम मोतिया भी नहीं सो छाया नाखन में। वाक्य के बीच में और या अथवा लेकिन किंतु, अरे यार, किंतु परंतु, और या अथवा लेकिन किंतु परंतु, इसलिए, इस प्रकार के यदि आपको शब्द दिख जाएं तो संयुक्त है। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु इसलिए और इसके अलावा कुछ दिख जाए तो समझो मिश्र है। कितनी बढ़िया ट्रिक बताई दी, मिश्र। मिश्र वाक्य है। जैसे कि तुम्हें की शब्द दिख जाए, जो सो दिख जाए, जैसा वैसा दिख जाए, जितना उतना दिख जाए, जितना उतना दिख जाए, यानी जोड़ा वाले शब्द दिख जाएं, जितना उतना, तो समझो वाक्य कौन सा है, मिश्र है। हम तो सीधा ये याद रखते हैं, ये जोड़ा वाले शब्द दिख जाएं और की दिख जाए। ले और सिंपल कर दें, जोड़ा वाले शब्द दिख जाएं या की दिख जाए तो समझो मिश्र है, और इसके अलावा कुछ दिख जाए तो समझो संयुक्त है। और क्या बता मैं, अब बीच में क्या आएगो, किंतु, तो जो कौन सा वाक्य होएगो, संयुक्त वाक्य। और क्या तरीका इससे आसान रहेगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के थे, 3, ध्यान रखना, सरल, मिश्र और संयुक्त। जो छात्र निरंतर अभ्यास करेंगे वे ही परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। बताइए किस प्रकार का इसमें उपवाक्य है। उपवाक्य होते हैं बाबू 3 प्रकार के। संज्ञा उपवाक्य लो, विशेषण उपवाक्य, ट्रिक से समझो, और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य हम तुम्हें सिंपल तरीका बता रहे हैं, ज्यादा ज्ञान ना लो। अगर बीच में की आई जाए तो संज्ञा उपवाक्य, जो सो आई जाए, जैसा वैसा आ जाए, जितना उतना आ जाए, यानी जो मिश्रित वाले शब्द आ जाए, मिश्र वाक्य वाले शब्द आ जाए तो समझो विशेषण उपवाक्य है। इसके अलावा कुछ आ जाए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्लियर हुआ कि नहीं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि बीच में आई जाए की, अगर बीच में की निकल आओ तो समझ लो कौन सो है, संज्ञा उपवाक्य है। जो सो जैसा वैसा निकल आया तो समझो विशेषण उपवाक्य है, और इसके अलावा कुछ निकल आए तो सीधी सीधी सी बात है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब बताइए भैया, जो छात्र निरंतर अभ्यास करेंगे वे ही परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तो जो सो आ गया है विशेषण उपवाक्य है। जो सो आ गया विशेषण उपवाक्य है। अच्छा, मैं ये पूछूं कि किस प्रकार का वाक्य है रचना के आधार पर, तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो सो आ गया। समझ में आया। मैं चाहता हूं कि तुम उच्च अधिकारी बनो, मैं चाहता हूं कि तुम उच्च अधिकारी बनो, तो पहली बात है कि रचना के आधार पर बीच में की आ गया है, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक, मिश्र वाक्य है। आगे और पूछा कि किस प्रकार का उपवाक्य है, यदि बीच में की आ जाए तो समझो संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य साथ में ये मिश्र वाक्य भी है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान मैंने क्या बताई थी, बीच में क्या आना चाहिए, की आ गया तो संज्ञा उपवाक्य तो हो ही गया, साथ में मिश्र उपवाक्य भी हो गया। जो सो जैसा वैसा आ गया तो विशेषण उपवाक्य है। इसके अलावा कुछ आ जाए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। चलो चौथा, मेरा बड़ा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो प्रशांत बहुत बढ़िया आदमी है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, विधेय का विस्तार। देखो, वाक्य के 2 अंग होते, मैं फिर बता रहा हूं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक, हर वाक्य के 2 अंग होंगे। उद्देश्य का मतलब है जिसके लिए कहा है वो उद्देश्य है, जिसके लिए कहा यानी जो करता है वो उद्देश्य है, और जो तुम बात कह रहे हो वो विधेय है, यानी जो क्रिया है वो आपकी विधेय है। ऐसे ऐसे समझ लो मोटो मोटो। जो करता है वो उद्देश्य है और जो क्रिया वो आपकी विधेय है। जहाँ मैं करता क्या है, मेरा बड़ा भाई प्रशांत, ये आपका कर्ता हो गया, यही आपका उद्देश्य बन गया। क्रिया क्या है, पढ़ता है, ये आपका क्रिया, यही आपकी विधेय बन गई। समझ गए परीक्षा के हिसाब से। जो करता है
जो कर्ता होता है वाक्य में वही उद्देश्य होता है, और जो क्रिया होती है, जो हमें काम कर रहे हैं या जो काम करवाना चाहते हैं, वो आपका विधेय हो गया। अब इसके बीच में जो बचा हुआ है कि धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये आपके किसका विस्तार है? ये आपके विधेय का विस्तार हो गया। धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये आपका हो गया विधेय का विस्तार। बात समझ में आ गई? अरे सीधी सी बात, कर्ता जो है वो आपका उद्देश्य है, जो काम कर रहे हो पढ़ना लिखना सोना, वो आपका विधेय हो गया। बचा हुआ बीच में देख लेना, धार्मिक पुस्तकें अधिक है, ये विधेय का क्या हो गया? विस्तार हो गया। इसमें क्या दिमाग लगाना है? अच्छा, विधेय का विस्तार हो गया, हाँ सही तो है। चलो, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। बताइए, संकेतवाचक वाक्य यानी कोई व्यक्ति तुमको संकेत दे, तुमको इशारा करे, तुमको चेतावनी दे, जैसे नहीं महापुरुष देंगे कि तुम गलत करने जा रहे हो, इस प्रकार से। पढ़िए, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो ट्रेन नहीं छूटती। ये संकेत दिया है, संकेत। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो ट्रेन नहीं छूटती। सत्य बात है, समय पर स्टेशन पहुंचते तो ट्रेन नहीं छूटती, ये उसने संकेत दिया है, ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। अच्छा, एक हमने काल भी पढ़ाए थे, अब ये बताओ किस काल का वाक्य है? भूतकाल का है कि वर्तमान की भविष्य? भूतकाल की बात है क्योंकि ट्रेन छूट चुकी है, तो ये बाबूजी भूतकाल का वाक्य है। अच्छा, ये बताओ ये कौन सा भूतकाल है जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड करे? यदि समय पर मैं स्टेशन पहुंचता तो ट्रेन नहीं छूटता, ये हेतुमत भूत है। हेतुमद या हेतुम भूत है, ध्यान रखना। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड करे। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो ट्रेन नहीं छूटती। और इस वाक्य का पोस्टमार्टम करें। अच्छा, ये बताओ किस प्रकार का वाक्य है? सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है? तो ये मिश्र हो गया, क्योंकि जोड़ा वाले शब्द आ गए। लो, यदि और तो, जैसा या वैसा, ऐसे हिंदी तैयार करो आप। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इस समय ये भाई संयुक्त वाक्य है क्योंकि बीच में और शब्द आया है, संयुक्त ही तो है। अब इस वाक्य को हमें सरल वाक्य बनाना है। सूरज निकला और पक्षी चहकने लगे या बोलने लगे, इस वाक्य को जरा आप सरल बनाइए। बताइए, सरल वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता एक क्रिया। जो बताए रहे, जैसे ही सूरज निकला वैसे ही पक्षी बोलने लगे, तो मिश्र वाक्य है, जैसे वैसे। जब सूरज निकला तब पक्षी बोलने लगे, ये भी मिश्र वाक्य है। सूरज निकला इसलिए पक्षी बोलने लगे, ये संयुक्त वाक्य है। सूरज के निकलते ही पक्षी बोलने लगे, ये सरल वाक्य है। समझ गया? सूरज के निकलते ही पक्षी बोलने लगे, ये सरल वाक्य है। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु इसलिए ऐसे शब्द आ जाए तो जो संयुक्त हुई गो है। देख रहे हो है? ठीक। जैसे वैसे आ जाए, जब तब आ जाए, जैसा वैसा आ जाए तो वो मिश्र हो जाता है। एक कर्ता है एक क्रिया है, यही तो सरल वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। बताइए, जब तक वह घर पहुंचा, क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा पढ़ के बताओ, हर वाक्य हमें नहीं बताए। तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, जब और तब, इसका मतलब मिश्र वाक्य है, जोड़ा वाले शब्द आ गए। हिंदी वाक्य की रचना के मानक में पदक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूर्णतः शुद्ध है? यानी जब हिंदी के वाक्य का निर्माण करते हैं तो पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर आता है कर्म, फिर आती है क्रिया। जैसे राम घर जाता है तो राम कर्ता, घर कर्म और जाना क्रिया। ठीक, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। इस वाक्य में कहा गया है कि चल भी नहीं सकता किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? बताइए, चल भी नहीं सकता।
वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ किस प्रकार का उपवाक है। अरे भैया, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इतना कमजोर, कितना कमजोर, क्योंकि परिमाण में क्या बताई जाती है, मात्रा। परिमाणवाचक पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ो तुम कुछ करो नहीं सकत। खैर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है जिसमें क्रिया की परिमाण यानी मात्रा बताई जाए। इतना कमजोर, उतना कमजोर कि चल नहीं सकता, तो वह इतना कमजोर है। यानी इतना, उतना कहना, कम कहना, ज्यादा कहना, एक किसी चीज की मात्रा है ना, मोटा मोटा समझो। इतना शब्द क्या है? इतना, उतना, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 2 सेंटीमीटर, एक किसी की मात्रा है। और मात्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सीधी सी बात। कौन सा वाक्य पूर्णता शुद्ध है बताइए? यहां ताजे गन्ने का रस मिलता है। बताओ जो वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? जो अशुद्ध है। ताजा गन्ना कहाँ से ढूंढ के लाए हो? कोई ऐसा दुकानदार कहाँ पे हुए कि गन्ना तत्काल खेत से काट के लाए और पेरे फिर तुम्हें पिलाए? फिर कोई दूसरो ग्राहक आए फिर वो खेत से काट के लाए? ताजे गन्ने का जूस होता कि गन्ने का ताजा जूस होता है? यहां पर होना चाहिए, यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है। ताजा गन्ना कौन सा होता है बताओ? कोई ताजू गन्ना होता है भैया? मिल तो हमारे यहाँ तो नहीं आता। मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, ये भी गलत है, आगे पीछे कर दिया। मुझे पानी का एक गिलास चाहिए। एक पानी क्या होता है बताओ? एक पानी कोई चीज है? कछू नहीं है। अब जिनके है भैया है, यह तो गलत है। एक पानी का गिलास नहीं, पानी का एक गिलास चाहिए। पानी का एक गिलास, ये वाला एक यहां उठ के जाना चाहिए था। वहां कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। इस वाक्य में बताइए कहां गलती है? वहां कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। मालूम नहीं कहां गलती? गलती ये है, वहां कई दर्शनीय स्थल हैं। अरे जो दर्शनीय शब्द बोल दिया तो देखने योग्य तो होंगे ही। आप तो डबल शब्द बोल रहे हो। या तो दर्शनीय शब्द लगा दो या फिर भैया देखने योग्य शब्द लगा दो। या तो आप ये बोलो वहां कई स्थल देखने योग्य हैं, या फिर ये लगाइए कई दर्शनीय स्थल हैं। स्थल देखने योग्य होंगे तो उन्हीं को दर्शनीय बोला जाता है। यहां पर आप डबल शब्द यूज कर रहे हैं, डबल। जैसे एक वाक्य आता है कि महिला पौधों को पानी से सींच रही है। मैं लिख के बता रहा हूं। अरे दर्शनीय और देखने योग्य बात तो एक ही है, डबल डबल क्यों बोल रहे हो? अब जैसे मैं बोल दूं कि महिला पौधों को पानी से सींच रही है। अब जो वाक्य गलत है, सींचने का मतलब ही है कि पानी देना, तो अब पानी भी शब्द लगा रहे हैं, सींचना भी शब्द लगा रहे हैं। यहां तो सीधा बोलना चाहिए महिला पौधों को सींच रही है। महिला पौधों को सींच रही है। पानी शब्द ना लगाओ तब भी व्यक्ति समझ जाएगा। यानी आपने शब्दों की अतिरिक्त प्रयोग किया है। यहां पानी शब्द का यूज ही नहीं है। अरे हम कहते हैं हम खेतों को सींच रहे हैं, सीधी सी बात पानी लगा रहे हैं। अब पानी से ही तो सींचो जे, कोई पैसा थोड़ी ना कर दी उसमें। चलो भैया संधि बताओ, आ जाओ। 10 शब्द संधि के क्वेश्चन है, सॉरी 10 शब्द कह रहे। स्वार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? स्वार्थ शब्द का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हों और शब्द के अनुसार लिखे हों उसी को बोलते हैं स्वार्थ। हालांकि स्वार्थ का हम लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। स्वार्थ का बताइए। स्वाधन अर्थ, अपना अर्थ जानने वाला स्वार्थ कहलाता है। अर्थ का मतलब यहां धन नहीं है, अर्थ का मतलब है अपने आप को पहचानने वाला। यहाँ स्वार्थ शब्द को हम लोग गलत यूज कर ले, बहुत स्वार्थी है। स्वार्थी का मतलब ही बहुत अच्छा है, हम लोग गलत हिंदी में बोलते हैं। स्वार्थी का मतलब आप लोग मतलब ही समझो। स्वार्थी का मतलब होता है अपना अर्थ जानने वाला, अपने आप को जानने वाला। हम क्या है, मेरा महत्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। संधि कौन सी होगी? बढ़िया का डंडा आ गया, स्वार्थ, दीर्घ संधि हो गई। ठीक, अगला हो। उच्छृंखल, उच्छृंखल में शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 2। बताओ।
देखो, पहली बात हमने क्या बताई थी, अगर ऊ करके कोई शब्द आया समझो उत उपसर्ग है, उत। और दूसरा होगा इसमें श्रृंखल, ये ऋषि वाली मात्रा, तालब शाह और ऋषि वाली मात्रा, यही दोनों शब्द शुद्ध हैं, यही आंसर सही होगा, उत श्रृंखल, यही होगा श्रृंखल। और उत वाले याद रखना, जैसे हमने कहा उन्नयन में उत प्लस नयन, उ वाले शब्दों में परीक्षा में तुम उत उपसर्ग पे टिक कर दियो। उत है समझो व्यंजन संधि, क्योंकि जो व्यंजन तो है ही। बहुत बार रिपीट कराओ हमने आपको, हमने ऊ करके कोई शब्द आया है परीक्षा में तो उत उपसर्ग पे टिक करियो, उत वाले शब्द पे टिक करियो हलंत वाला, जैसे उन्नयन आ गया उत धन नयन, उड्डयन आ गया उत धन डयन, उच्छ्वास आ गया उत धन श्वास, कुछ भी बना दो यार, उज्ज्वल आ गया उत धन ज्वल। इस सब में उत उपसर्ग है, उत आदता, आदता है तो व्यंजन होगा। मृण्मय में कौन सा संधि है? मृण्मय बताइए, मैं बताऊं? मृण्मय, हाँ अब ये बताओ, आप लोगों के मन का क्वेश्चन है। पहले बताओ मृण्मय में उपसर्ग कौन सा है? मृत और प्लस मय, अमृत में आधा ता लगा हुआ है तो व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन। ठीक, अगला चौथा, सी तरतु का संधि विच्छेद क्या होगा? सी तरतु, सी तरतु, पहले बताइए किस आंसर में, ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं, किस ऑप्शन में लिखे हैं? बिल्कुल सही बता रहा है कोई, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु दोनों शब्द शुद्ध लिखे, ये आंसर ठीक है। संधि कौन सी होगी? सी तरतु, यदि बीच में अर आ जाए तो गुण संधि होती है, जैसे महर्षि, अर आ गया महर्षि अरसी, महर्षि तो गुण संधि, देवर्षि तो गुण संधि, राजर्षि तो गुण संधि, सप्तर्षि तो गुण संधि, कुल मिला के ऋ आ गया ऋषि, ऋषि में क्या होता है? गुण होता है। लो, ऋषि में गुण नहीं हो तो ऋषि राक्षस नहीं बन जाए। ठीक, विसर्ग संधि नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं मालूम? नीरव, नीरोग, इसमें सभी में, इन सभी में निही लगा हुआ है, निही धन रोग, ये विसर्ग संधि है। नीरव निही धन रव, नीरोग निही धन रोग, नीरस निही धन रस, निही धन रस, नीरस में। समझ में आया? हाँ, मनस्ताप, मनः धन ताप, मनोयोग, मनः धन योग, मनः शब्द निकल रहा है, मनः। मनोहर, मनः धन हर होता है, मनोहर, मनः धन हर, इसमें विसर्ग संधि है। पयोधर, पयहा धन धर, पयोधर, पयहा धन धर, अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं है। इसका तो सीधा, इसमें तो ये समझ लीजिए अनुपसर्ग लगा हुआ है, अनु प्लस स्वार, इसमें कोई सर्ग विसर्ग नहीं है, इसको हटाओ। मतैक में कौन सी संधि है? मतैक, पहले बताओ कई डंडा लगे हैं? 2 डंडा लगे हैं, 2 डंडा लगे, हमने कि 1 रुपया से 2 रुपया हो जाए तुम्हारी क्या हो जाती? वृद्धि। जहां पर डबल डंडा आ जाए वृद्धि संधि। ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा समझो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि है, वृद्धि। 2 ही गए ना डंडा। अरे भैया तुम्हारे पास 1 रुपया तो 1 रुपया से तुम्हारे पास 2 रुपया हो गए तो तुम्हारी वृद्धि भई कि नहीं भाई? सीधी सीधी समझो, वृद्धि संधि की जा पहचान है, जा लो। ऐ और औ, अब्ज शब्द का सही विच्छेद, अब्ज, अरे सीधी सी बात है, अप प्लस जा, अप प्लस जा। संधि कौन सी? व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजन है, जहां अलंत लग जाए वो व्यंजन ही हुए, और का हुए। ठीक, गवेषणा। अब बताइए, मैंने आपको बताया था, पहले बताओ किस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं? किस ऑप्शन में? गवेषणा, ऐषणा मानी होती इच्छा, गवेषणा का मतलब होता है गाय की इच्छा रखने वाला, गाय की इच्छा, हाँ वही। गाय को शुद्ध वर्तनी में क्या बोलते हैं? गो।
और ऐषणा ऐसे ही लिखा जाता है, ऐ नहीं बनता है बड़ी वाली। ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं। भैया सीधी बात याद रखो, संधि विच्छेद में जिसमें दोनों ऑप्शन शुद्ध लिखे हुए, जहां में दोनों आंसर जो है शब्द जो है शुद्ध लिखे हैं। संधि कौन सी हो है? सिंगल डंडा दिख जाए गुण संधि, चाहे ए की मात्रा चाहे ओ की मात्रा, गुण संधि। लो, निरोग शब्द में संधि का कौन सा नियम लागू होता है? निरोग में अब बताओ, जो बताओ। है तो विसर्ग ही संधि, नहीं धन रोग, लेकिन कौन सा नियम लागू होता है? अब आप दिमाग लगाए लो, इसमें हम कुछ बताएं का। विसर्ग के बाद रा होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के बाद नहीं धन रोग, ऐसे लिखोगे। रा होने पर, रा आया है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और पहला जो दीर्घ स्वर है, पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। ये स्वर दीर्घ हो जाता है, ये जो पूर्व स्वर है ये दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, निरोग का संधि विच्छेद करो, नहीं प्लस रोग। अब इस नियम को जरा पढ़ के देखो, इससे क्या बना? निरोग बना। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। नियम क्या है? विसर्ग के बाद रा होने पर, विसर्ग के बाद रा होने पर विसर्ग का लोप, विसर्ग हटा दी जाती है और जो पूर्व स्वर होता है, पूर्व स्वर ये वाला है, ये छोटी की मात्रा कायम बदल जाएगी बड़ी की मात्रा में, यानी पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। सद्धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्धर्म का, अरे सीधी सी बात, सद्धर्म का मतलब होता है सत्य प्लस धर्म, सत्य प्लस धर्म यानी श्रेष्ठ धर्म। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इतने रखें क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगले वीडियो से मैंने 10 प्रश्न बनाए हैं। चलिए पढ़िए अब। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? बताओ भैया, दही बड़ा बहुत खाओ है, अब समास भी बताई दो कौन सो है। कर्मधारय समास है बाबूजी, कि आपका द्वंद्व समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि बहुब्रीहि समास है? चलिए एक बार मैं रिपीट कर दूं। कर्मधारय समास की मैंने पहचान बताई थी, वीडियो देख लिया करो पूरा, तो आज ये प्रैक्टिस सेट सही हो जाता। कर्मधारय समास की मैंने पहचान बताई थी। कर्मधारय समास में पहला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है, और एक शब्द क्या होता है? विशेष्य होता है। कुल मिला के ऐसे समझिए, इसमें एक शब्द वस्तु होती है और दूसरा शब्द जो होता है वो वस्तु की विशेषता बताता है। साथ में जब आप इसका विग्रह करेंगे तो है जो नामक शब्द निकलते हैं बीच में, है जो। क्लियर? द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। जब दोनों प्रधान है तभी तो द्वंद्व है। साथ में बीच में योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह ना हो तो विग्रह करने पर और या अथवा इस प्रकार के शब्द निकलेंगे। तत्पुरुष समास का मैंने बताया था कि जब आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर बीच में कोई कारक चिन्ह निकलेगा, जैसे का निकलेगा, की निकलेगा, को निकलेगा, में निकलेगा, पर निकलेगा। बीच में कोई भी कारक चिन्ह निकले तो समझो तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि समास में मैंने बताया था आपको कि जिस समास में दोनों शब्द प्रधान ना हो, यानी जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, महाभारत गीता पुराण में जो नाम लिखे हुए हैं देवी देवताओं के प्राचीनतम नाम, वो सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। या कोई शब्द किसी का पर्यायवाची है तो वो भी बहुब्रीहि समास में आता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? आप दही बड़ा का जरा विग्रह करके बताइए क्या निकलेगा? कि दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। कायदे से पोस्टमार्टम करो एक एक प्रश्न का। डूबा हुआ बड़ा। अब इसमें जो मध्य पद है में डूबा हुआ, इसका हमने क्या कर दिया है? लोप कर दिया है। लोप माने गायब है तो तत्पुरुष समास। लेकिन हमने क्या किया? इसमें मध्य पद जो है, बीच वाला पद जो है, उसका लोप किया है। तो ये कौन सा हो गया? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं। इसके और भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं रसगुल्ला। अब रसगुल्ला का विग्रह क्या होगा? रस में डूबा हुआ गुल्ला। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। इन सभी शब्दों में मध्य पद का क्या है? लोप है।
बैल से चलने वाली गाड़ी, रस में डूबा हुआ गुल्ला, दही में डूबा हुआ बड़ा। मद पद का लोप है, तत्पुरुष समास है, लेकिन मद पद लोपी। आगे आओ। कर्तव्या कर्तव्य शब्द में कौन सा समास है? कर्तव्या कर्तव्य, पहले इसका विग्रह कीजिए, आपको समास समझ में आ जाएगा। विग्रह करने पर क्या आएगा बाबूजी बताओ? ये अव्ययी भाव समास है नहीं, क्योंकि अव्ययी भाव समास होता तो पहले शब्द में कोई अव्यय लगा होता या कोई उपसर्ग लगा होता तो समझो अव्ययी भाव समास है। जैसे या तो यथा लगा होता, प्रति लगा होता, अनु लगा होता, नहीं समझे? यथा संभव, यथा संभव, प्रत्येक दिन, अनुकूल, अनुरूप, इस प्रकार के शब्द आते हैं, कोई अव्यय लगा होता है। कर्तव्य कर्तव्य का यदि विग्रह करें तो आएगा कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य। यहां पर दोनों शब्द विलोम शब्द आ गए, विग्रह करने पर और या अथवा आ गया, कर्तव्य और अकर्तव्य, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया कि नहीं हो गया? इसमें क्या दिक्कत है भैया? जैसे धर्माधर्म, धर्माधर्म, अब इसका विग्रह करो, क्या होगा? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक भाई। लाभालाभ, लाभा लाभ, इसमें क्या होगा? लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ, अलाभ का मतलब है हानि। ठीक, लाभालाभ हुआ, धर्माधर्म हुआ, कर्तव्य कर्तव्य हुआ। जब विग्रह करोगे तो बीच में और शब्द निकलता है, जैसे कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म और अधर्म, लाभ और अलाभ। ठीक। वज्रपाणी शब्द में किस समास की योजना है बताइए? वज्रपाणी मैंने अभी बताया था, ज्यादा प्राचीनतम नाम मिल जाएं, बहुत पुराने शब्द, समझो बहुब्री समास है। वज्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्री समास है, क्योंकि वज्रपाणी किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक। चक्रपाणी आ जाए, हाथ में चक्र किस देवता के है बताइए? चक्रपाणी, बिल्कुल सही, भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। शूलपाणी आ जाए, हाथ में शूल किसके है? शूल, त्रिशूल, भगवान शिव के है, ये भी बहुब्री समास हो गया। और पहले ही मैंने बताया है कि किसी भी देवी देवता का नाम आ जाए, किसी का भी पर्यायवाची आ जाए, समझो बहुब्री समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? जहां पर डबल रिपीटिंग वाले शब्द आ जाएं, डबल रिपीटिंग वाले शब्द, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, कानों कान, इस प्रकार का कोई शब्द आ जाए, समझो वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, डबल शब्द आ जाए एक जैसे, सेम, विलोम शब्द ना हो। विलोम शब्द होंगे तो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। और एक ही जैसे दोनों शब्द हों, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, तो अव्ययी भाव समास। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में बाबू है तो तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो बीच में एक कारक चिन्ह निकलेगा। अब कौन सा तत्पुरुष है? तो आप इसका विग्रह कीजिए। एक कन्या का दान बोलेंगे कि कन्या के लिए दान? पहले बताओ, एक कन्या का दान बोला जाता है कि कन्या के लिए? आधे लोग जा समझत कि कन्या के लिए दान, नहीं बाबू, जिनको ब्याह बहू ने मालूम है, सीधो कन्या का ही दान होता है, कन्या के लिए नहीं होता है। तो कन्या का दान, बीच में निकला कारक चिन्ह, कारक चिन्ह निकला कौन सा? का, और का निकला है तो कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। के लिए नहीं निकलेगा, बोलते हैं के लिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें के लिए है ही नहीं, इसमें कन्या का दान होगा। समझ गए? बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। अगला, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर बताइए। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का यदि विग्रह करो तो क्या निकलेगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला। नोट भी करते रहना, केवल सुनियो ना, गड़बड़ हो जाए मामला। युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक भाई, तो यहां पर होगा अलुक तत्पुरुष। क्या होगा? अलुक तत्पुरुष। इस संस्कृत में आता है, लेकिन हिंदी में भी पूछा जाने लगा है। अब आप कहेंगे अलुक तत्पुरुष क्या होता है, इसके बारे में समझिए। जिसमें पूर्व
जिनको नहीं मालूम वो इसकी परिभाषा लिख दें। पूर्व पद में विभक्ति का लोप ना हो, लोप माने गायब ना हो, पूर्व पद में विभक्ति का लोप ना हो। पूर्व पद कौन सा है इसमें? युद्ध। पूर्व पद में विभक्ति का लोप ना हो यानी विभक्ति गायब ना हो, तो ऐसे सभी शब्दों में अलुक तत्पुरुष होगा। होगा तो तत्पुरुष, क्योंकि बीच में कारक चिन्ह निकला है, लेकिन अलुक तत्पुरुष में डालेंगे, इसकी अलग श्रेणी रहती है। जैसे मैं बताऊं, मनसिज अलुक तत्पुरुष, खेचर अलुक तत्पुरुष, मृत्युंजय अलुक तत्पुरुष। ऐसे सभी शब्दों में कौन सा होगा? अलुक तत्पुरुष समास होगा। सबके समझ में आया? अलुक तत्पुरुष समास होगा। हाँ, नंग तत्पुरुष पूछ रहे थे, मैं बताऊं नंग तत्पुरुष क्या होता है। इसमें पहला शब्द क्या आया है? ना। जिस समास का विग्रह करने पर पहला शब्द ना आ जाए, ना, तो समझो नंग तत्पुरुष। जैसे मैंने लिखा असत्य, विग्रह इसका क्या होगा? ना सत्य। अमर, विग्रह क्या होगा? ना अमर। समझ गए? पहले क्या आ गया? ना आ गया है। यदि पहले ना आ गया तो नंग तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को होमवर्क टाइप में ले रहे, बताओ निम्नलिखित किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? बताइए कौन सा ऐसा एक शब्द है इन चार में से जिसमें कर्मधारय समास ही नहीं है? बताओ। नीलोत्पल में, चरण कमल में, कृताकृत में या पंचानन में? किस में कर्मधारय समास नहीं है? नीलोत्पल में तो कर्मधारय है। नीला है जो उत्पल, यानी कमल की विशेषता बताएगी, क्योंकि उत्पल माने कमल होता है। कमल कैसा है? नीला है। एक पद विशेषण है, एक पद विशेष है, तो इसमें तो वैसे भी कर्मधारय होगा। अरे भाई, इसका यदि आप विग्रह करें तो क्या निकलेगा? नीला है जो उत्पल। उत्पल माने क्या होता है? कमल। तो यहां पर कमल की विशेषता बताई गई है, तो ये तो कर्मधारय वैसे भी हो गया। हमें ही बताना पड़ेगा लगता है। चरण कमल, आपके चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं, तो आपके चरणों की तुलना की गई है। एक पद इसमें विशेषण है, चरण विशेषण है और कमल आपका विशेष्य है, ये भी तो कर्मधारय हो गया। पंचानन, पंचानन किसका पर्यायवाची है? किसी देवता को बोलते हैं 5 मुख वाला, ये भी पर्यायवाची है किसी का। अब इन दोनों में बताइए, आप पूरा क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम तो आप कर ही दें कि कर्मधारय समास नहीं है, बता देना। चलिए भाई, आप जानो भाई, एक क्वेश्चन बता दियो फिर हम बताएं आपको। अष्टाध्यायी शब्द में द्विगु विकल्प ना हो तो किस समास पर टिक करेंगे? देखिए मैं बताऊं, यदि पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा शब्द जो है वो कोई वस्तु है, पहला शब्द यदि संख्यावाचक है, दूसरा शब्द कोई वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपका द्विग समास होता है। द्विग माने होता है दो। इस समास का नाम ही है द्विग समास, यानी पहला पद संख्यावाचक। लेकिन अष्टाध्यायी सबको नहीं बोलते हैं। महर्षि पाणिनि की संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसको ही अष्टाध्यायी बोला जाता है। हर पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी नहीं हो सकता है। इस वजह से विशेष पुस्तक का नाम है तो बहुब्रीहि समास में टिक करेंगे। जो शब्द किसी का पर्यायवाची हो जाए, जो शब्द कोई विशेष बन जाए, तो बहुब्रीहि समास। जैसे बारहसिंगा, बारहसिंगा सबको नहीं बोलते हैं, एक विशेष हिरण का नाम होता है बारहसिंगा। आप कहने साहब बारहसिंगा में वो करो द्विग समास, कर सकत है, लेकिन हकीकत तो यही है कि बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास है, एक विशेष हिरण का नाम है। हाँ, पंचवटी जो है वो द्विग समास है। कैसे द्विग समास है? पंचवटी कहीं भी हो सकता है, जहां 5 वृक्ष एक साथ लगा दो पंचवटी है। आपके भी गांव में भी पंचवटी होगा, हमारे गांव में भी पंचवटी होगा। पंचवटी कोई दुनिया की इकलौती चीज तो है नहीं। चौराहा हर जगह है। चौराहा जहां पर 4 मार्ग मिल जाए वहां पर चौराहा बन जाता है, तो ये तो हो सकता है द्विग समास में, क्योंकि चौराहा कोई विशेष वस्तु थोड़ी ना है, ना दुनिया में कोई इकलौती वस्तु है। ठीक। सिरोधार शब्द का समास विग्रह क्या होगा और इसका सही समास बताइए। बताइए सिरोधार, सिरोधार का विग्रह बताइए। सिर और धार, सिर को धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य, या सिर से धार। सिरोधार को बोलते हैं पगड़ी।
यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो इसका आएगा सिर पर धारण करने योग्य। सिर पर, तो इसका मतलब पर आ गया, कोई कारक चिन्ह आ गया तत्पुरुष, और पर आया है तो पर किसका कारक चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है पर, तो अधिकरण तत्पुरुष। सिर पर धारण करने वाला, सिरोधार्य, इसको पगड़ी भी कहते हैं। समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास का पदों को अलग करने की प्रक्रिया, संधि का तो विच्छेद कहलाता है और समास का कहलाता है विग्रह। समास का विलोम भी होता है विग्रह। समास का विलोम विग्रह भी है और व्यास भी है। समास माने होता है बराबर बैठाना, सम प्लस आस। जैसे मान लो क्लास में जो जितने स्टूडेंट हैं वे समास हैं, जो टीचर है उसका अलग आसन होता है, अलग कुर्सी होती है, वो व्यास है। व्यास का मतलब होता है विशेष बैठने वाला। चलो अब विराम चिन्हों से देख लीजिए क्वेश्चन। लिखते समय यदि कोई शब्द या अंश छूट जाए, लिखते समय कोई शब्द या अंश छूट जाए तो उसे पंक्ति के ऊपर लिखने के लिए किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई लाइन लिख रहे हैं, उसमें 3-4 लोगों के नाम हैं, जैसे राम, श्याम और गोपाल। हमने राम श्याम लिख दिया, गोपाल छूट गया है, तो बाद में क्या करते हैं, चिरैया इसी नीचे बना देते हैं और लिख देते हैं गोपाल। कोई शब्द छूट जाए, कोई वस्तु का नाम छूट जाए पूरी लाइन लिखने के बाद, तो बीच में क्या करते हैं, डैश जैसी बनाकर उसका नाम लिख देते हैं, और इस चिन्ह को बोला जाता है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जैसे राम श्याम घर जाता है, हमने कहा यार गोपाल और छूट गया तो यहां पर गोपाल कर दो, ऐसे चिरैया ऐसा बना के उल्टा बी बनाकर गोपाल। तो ये आपने जो उल्टा चिन्ह बनाया है इसी को तो बोलते हैं हंस पद या त्रुटि बोधक। लाघव चिन्ह क्या होता है? शॉर्टकट में लिखने के लिए, जैसे नगर पंचायत या नगर निगम कानपुर है, तो नगर डॉट निगम डॉट कानपुर डॉट। अरे डॉक्टर नहीं वाला, डॉक्टर वाला जो बिंदी होता है उसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह। बड़ा ना लिखकर शॉर्टकट में लिखने के लिए। कोष्टक आप जानते ही हैं। निर्देशक चिन्ह काफी बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है। योजक चिन्ह मानो कहाँ लगता है, जैसे 2 विलोम शब्द है वहां पर योजक चिन्ह लग जाएगा, ठीक। 2 समानार्थी शब्द है वहां पर योजक चिन्ह लग जाएगा। निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, फिर उसके बाद निर्देशक चिन्ह इतना बड़ा सा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इतना बड़ा सा निर्देशक चिन्ह, ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, निर्देशक चिन्ह। क्योंकि महापुरुषों के जो कथन है वो निर्देश है हमारे लिए, उनका हमें पालन करना पड़ता है, तो वो निर्देशक चिन्ह होता है। महापुरुषों के कथन से पहले जो चिन्ह लगेगा उसको बोलते हैं निर्देशक। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए, बताओ। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना हो तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मैं बताऊं, जरा सुनना। पूर्ण विराम तो है कि लास्ट में सहायक क्रिया आ गई, जैसे है आ गया, हूं आ गया, हो आ गया, बात खत्म हो गई तो पूर्ण विराम लगा ही दो, वो तो सबको मालूम है, ठीक। अल्प विराम क्या होता है? 4-5 अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं हैं, यानी नाम है। 4-5 अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, 4-5 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, तो उनके बीच में अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि राम कामा श्याम कामा मोहन कामा दीपक घर जाते हैं, तो यहां पर हमने अलग अलग प्रकार की 4 संज्ञाएं हैं, अल्प विराम लगा दिया, ठीक। ये हमने की चीनी कामा आटा कामा सब्जी कामा तेल, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, हमने यहां पर अल्प विराम लगा दिया। समझ गए? चलना कामा फिरना कामा कूदना, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, विराम अल्प विराम लगा दिया, इसको बोलते हैं कामा, ठीक। अल्प विराम में बहुत कम सेकंड के लिए रुकना पड़ता है, नैनो सेकंड के लिए। 1 सेकंड को जरा कैमरा ठीक कर लें, ठीक। अब आगे सुनो। लेकिन हमें ना पूर्ण विराम पूरा रुकना है ना अल्प रुकना है, तो यहां पर लगेगा अर्ध विराम। अर्ध विराम जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, एक बिंदी नीचे कामा, एक बिंदी और नीचे कामा। समझ में आया? जैसे 4-5 डिग्रियां आपके पास हैं तो वहां पर एक चिन्ह प्रयोग होता है। हमने जैसे लिखा MA,
फिर आपने कहा कि साहब हमारे पास पीएचडी और है, तो आप पीएचडी लिख दो। और एमए के बाद पीएचडी जो है, यानी 2 4 5 एक साथ डिग्रियां हैं, तो उनके बीच में अर्धविराम लगा दो। आपने कहा साहब हम एमएससी और करे हैं, तो यहां पर लगा दो फिर अर्धविराम। 3 4 5 डिग्रियां हैं एक साथ अगर लिखे हुए आप कहीं देखना किसी का बोर्ड लगा हो, तो वहां पर जब 4 5 डिग्रियां एक साथ लिखी जाती हैं तो वहां पर अर्धविराम लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक तो सब जानते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए या उतारने के लिए या लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बताइए। किसी व्यक्ति ने कोई कथन कहा है, कोई कथन, महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा मत करो, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारतवर्ष की उन्नति करो, सबके अपने अपने, हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक, तो जो महापुरुषों के कथन होते हैं उसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं, उद्धरण चिन्ह में ऐसे करके। वो नहीं बोलते हम लोग हिंदी में कामा, इन्वर्टेड कामा, ऐसे करके। किसी भी महापुरुष का कोई कथन है, कोई वचन है, कोई बात है, उसको डबल उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह तब लगाते हैं जैसे किसी विशेष पुस्तक का नाम आ गया किसी लाइन में, जैसे रामायण आ गया, किसी विशेष पुस्तक का नाम आ गया तो सिंगल कामा में बंद कर दो। किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहते हैं, सिपाही कहते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद की उपाधि है ना कलम का सिपाही, किसी की उपाधि आ गई तो यहां पर अंडरलाइन कर दो या सिंगल कामा में उद्धरण चिन्ह में बंद कर दो। डबल उद्धरण चिन्ह लगाते हैं किसी महापुरुष के कथन में, और सिंगल उद्धरण चिन्ह तब लगाते हैं जब किसी पंक्ति के बीच में किसी पुस्तक का नाम आ जाए या किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए। ठीक, दो विपरीत या सामासिक शब्दों के बीच में सामान्यता कौन सा चिन्ह लगता है, ये तो मैं बता चुका हूं। दो विपरीत शब्द, विलोम शब्द, बताओ कौन सा चिन्ह लगाए हो, योजक चिन्ह। हाँ, अब आएंगे लाइन पर। अच्छा, विवरण चिन्ह कब लगाते हैं, जैसे संज्ञा के प्रकार हैं, संज्ञा के प्रकार, तो यहां पर आप लगा दीजिए विवरण चिन्ह, क्योंकि अभी आपको इसका विवरण देना है। सर्वनाम के प्रकार, जहां पर किसी वस्तु के 4 5 प्रकार हों और निम्नवत आपको बताने हो तो वहां पर विवरण चिन्ह। जैसे आप परीक्षा देने जाते हो तो पेपर जो होता है उसमें पहली लाइन पर, पहले पेज पे दिशा निर्देश लिखा होता है कि निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना है के बाद फिर वो विवरण चिन्ह लगा देते हैं। समझ आया विवरण चिन्ह क्या होता है। उपाधियों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उपाधि को बताओ। अभी बताया मैंने, उपाधि डॉक्टर है, इंजीनियर है, नगर निगम है, कौन सा चिन्ह, लाघव चिन्ह। बिल्कुल सही, लाघव चिन्ह लगाएंगे। हाँ सही है, लाघव चिन्ह। ठीक, लाघव लगाते हैं। लोप चिन्ह क्या होता है, डॉट 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 नहीं कर देते हैं, हाँ वो लोप चिन्ह होता है। कामायनी एक पुनर्विचार, इस वाक्य में कामायनी के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, कामायनी। देखिए यहां पर ये 2 बिंदी ऐसी रखी हैं, आप इसको विसर्ग ना मानिए, इसको विराम चिन्ह के अनुसार उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं। अपूर्ण विराम वहां पर प्रयोग होता है जहां पर कोई मतलब बहुत बड़ा शब्द है, विशाल शब्द है जिसकी बहुत बड़ी व्याख्या होनी है, और उस शब्द की व्याख्या होनी है, तो उसके बाद हम विराम चिन्ह लगाएंगे। कामायनी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, और इसकी एक बहुत बड़ी व्याख्या है जिसको कभी पूर्ण विराम ही दे ही नहीं सकते हैं, मतलब कभी पूर्ण विराम नहीं हो सकता है, तो इस वजह से यहां पर अपूर्ण विराम। विज्ञान एक बहुत बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है विज्ञान। अब विज्ञान के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, वो तो अपूर्ण है। अब लिख दिया विज्ञान चमत्कार या विनाश। जब निबंध लिखने को आता है तो यहां पर आप अपूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि विज्ञान कोई पूर्ण चीज थोड़ी ना है, विज्ञान तो अपूर्ण है। रामायण कोई पूर्ण चीज थोड़ी ना है, एक अपूर्ण चीज है, विस्तृत है, अद्भुत है ना। संवाद लेखन या नाटकों में वक्ता के नाम के ठीक बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है, बताइए।
कोई संवाद है, कोई लेखन है, कोई नाटक है, उसमें वक्ता जो बोलता है उसके बाद किस चिन्ह का प्रयोग होगा? मैंने बताया था अभी, किसी महापुरुष के कोई वक्ता जो बोलता है उसके बाद कौन सा चिन्ह? राम ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, कौन सा चिन्ह लगाओगे? निर्देशक। ठीक, क्योंकि उन्होंने निर्देश दिया है। किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में किस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं? कोई कठिन शब्द आ गया, यदि उसका अर्थ स्पष्ट करना है तो कौन सा चिन्ह लगाओगे? बताओ। कोष्टक। उन्हीं फलानी लाइन को कोष्टक में बंद कर दो, क्योंकि या फलाने शब्द को कोष्टक में बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन शब्द है। जैसे मैंने लिखा संकल्पना, अब एक बच्चे ने हमसे पूछ दिया कि साहब संकल्पना का अर्थ क्या होता है? हमने लिख दिया कोष्टक में अवधारणा। अवधारणा, कठिन शब्द का हमने अर्थ स्पष्ट कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक। अगला, समान अधिकरण शब्दों के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए। समान अधिकरण शब्दों के बीच में, यानी एक ही जाति के शब्द हैं, एक ही प्रकार के शब्द हैं, तो अल्प विराम लगाएंगे। जैसे संज्ञा लिखी हुई है केवल व्यक्तिवाचक, तो अल्प विराम लगा दीजिए। केवल जातिवाचक संज्ञाएं लिखी हुई तो अल्प विराम लगा दीजिए। एक ही जैसी वस्तुएं लिखी हुई, केवल सब्जियों की 10-20 सब्जियों के एक साथ नाम लिखे हुए हैं तो अल्प विराम लगा दीजिए। समानाधिकरण का मतलब हुआ समान अधिकरण, ऐसे शब्द जहां पर जिनका समान अधिकार है, एक ही कैटेगरी के शब्द हैं, वहां पर अल्प विराम लगाते हैं। जैसे लौकी कामा तरबूज कामा भिंडी कामा आलू। बताइए, किस स्थिति में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वर्जित है? कहां पर पूर्ण विराम चिन्ह आप नहीं लगा सकते हैं? विधानवाचक वाक्य के अंत में। क्यों नहीं लगाओगे भैया? विधानवाचक जो है यानी सरल वाक्य होता है। अब सरल वाक्य यदि अंत है बिल्कुल, उसका लास्ट है, तो वहां विराम चिन्ह लगेगा। जैसे राम घर जाता है, ये सरल वाक्य है, विधानवाचक। राम घर जाता है विधानवाचक वाक्य है, ये अंत हो गया, इसका पूर्ण विराम लगेगा। आज्ञावाचक वाक्य के अंत में लगेगा पूर्ण विराम। जैसे तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, आज्ञावाचक वाक्य पूर्ण हो गया, विराम चिन्ह लगेगा।